Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Neha, your educator for HPSC and STAT PGT Economics. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारे पब्लिक इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। जो हमारी ये सीरीज है इसमें हम ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एमसीक्यू है वो कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो पब्लिक इकोनॉमिक्स की होने वाली है। पब्लिक इकोनॉमिक्स को हिंदी में वित्त अर्थशास्त्र कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स, यानी कि जब हमारी गवर्नमेंट खर्चा करती है, मोर देन इट कलेक्ट्स। कलेक्ट्स का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब कि जितना उसने गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया उससे ज्यादा वो क्या कर देती है, खर्चा कर देती है। जब सरकार राजस्व के रूप में, क्या होता है, राजस्व क्या होता है, रेवेन्यू, राजस्व क्या होता है, रेवेन्यू के रूप में जितना खर्च करती है उससे अधिक खर्च कर देती है। मतलब कि जितना उसने कलेक्ट नहीं किया, जितना उसने इकट्ठा नहीं किया उससे ज्यादा उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। बाय द वे ऑफ रेवेन्यू इट इज इनकर्स। इससे क्या होगा, हमें घाटा होगा। भाई देखो, कलेक्ट तो कम किया, रेवेन्यू तो हमारा कम हुआ, ठीक है, और एक्सपेंडिचर हमारे हो गए ज्यादा। एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे खर्चे, और रेवेन्यू होती है हमारी इनकम, यानी कि जो हमारा राजस्व होता है, जो हमने गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा किया। गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू पब्लिक पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लगा के गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो रेवेन्यू का होता है हमारा राजस्व या गवर्नमेंट की इनकम। तो जब हमारे खर्चे ज्यादा है, यानी कि एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें घाटा होगा, यानी कि बजट डेफिसिट होगा। यहाँ पर हमें क्या होगा, घाटा होगा, बजट डेफिसिट होगा। देखो यहाँ पर क्या है, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी कि हमारे खर्चे ज्यादा है इनकम से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डेफिसिट होगा, घाटा की स्थिति होगी, ठीक है। तो इसको आंसर हमारा हो जाएगा बी। जब हमारी इनकम से ज्यादा हमारे खर्चे हो जाए, हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हमारे एक्सपेंडिचर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फिस्कल डेफिसिट, यानी कि फिस्कल क्या होता है, राजकोषीय। फिस्कल को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल व्यय, यानी कि जो गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर है, तो उसको और डैश को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। तो देखो भाई, यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फिस्कल डेफिसिट की, बात हो रही है, घाटे की बात हो रही है, यानी कि राजकोषीय घाटा। किसका डिफरेंस है, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट। इसमें से हम क्या एक्सक्लूड करें, एक्सक्लूड का मतलब होता है निकाल देना, एक्सक्लूड का मतलब होता है, यहाँ पर एक्सक्लूड लिखा हुआ है, मतलब कि उस चीज को हटा देना, उस चीज को शामिल नहीं करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। जब हम देखो, जब हम बोरोइंग्स होती है हमारी उधार, किसी चीज से जो हमने कहीं से कुछ लिया है, जब हम उसको उधार को उसमें से लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट मिल जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से हम जब टोटल रिसिप्ट्स माइनस कर देंगे, एक्सेप्ट ब्रोइंग, एक्सेप्ट का मतलब होता है उसको हटाकर। तो यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूडिंग और एक्सेप्ट एक ही टर्म है, मतलब कि जब हम फिस्कल डेफिसिट को निकालते हैं, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है हमारा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं हम, जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से, खर्चे में से हमारी कुल रेवेन्यू लेस कर देते हैं, और उसमें हम टोटल बोरोइंग्स को, यानी कि जो हमारे उधार हैं उसको नहीं शामिल करते, तो हमारा क्या आ जाता है, फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पर क्या है, किसको शामिल नहीं करना, एंड इट्स टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग, किसको एक्सक्लूड कर दे हम, बोरोइंग्स को, उधार को, ठीक है। अब है ए डायरेक्ट टैक्स इज दैट विच। तो देखो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इनकम कैसे जनरेट करती है, गवर्नमेंट क्या है, हम पर टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज लगाती है, गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट फाइन्स लगाती है, और गवर्नमेंट टोल टैक्स कलेक्ट करती है। और भी गवर्नमेंट क्या होते हैं, और भी गवर्नमेंट के इनकम को जनरेट करने के बहुत सारे क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो टैक्सेस इसमें एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट क्या करती है, फाइन्स लगाती है, ड्यूटीज लगाती है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सभी क्या है, टैक्सेस के अंदर ही हम इसको शामिल कर लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हमारी इनकम पर या फिर हमारी प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। तो देखो डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर, मतलब कि ये डायरेक्टली हम पर लगता है। मतलब कि अगर कोई पर्सन एक अच्छी इनकम अर्न कर रहा है और उसकी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आती है, उसकी जो आय है टैक्स स्लैब के अंदर आती है, तो गवर्नमेंट उस पर
टैक्स इम्पोज करेगी, यानी कि उस पर टैक्स लगा देगी, कर लगा देगी, तो यहाँ पर क्या है, जो ये डायरेक्ट टैक्स है वो उसी पर्सन को पे करना पड़ता है जिस पर वो लगाया जाता है। यह उसी व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया जाता है जिस पर वो लगाया गया है। तो क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? ऑप्शन है इज ए हैवी बर्डन ऑन टैक्स पेयर। इसका जो है बहुत ज्यादा भारी क्या हो जाता है, बर्डन हो जाता है, बोझ हो जाता है किस पे, टैक्स पेयर पे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये भी नहीं होगा। कैन बी डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ये क्या होता है, डायरेक्टली डिपॉजिट होता है बैंक में, ये भी नहीं है। कैन नॉट बी इवेडेड, तो ये क्या है, इसे विकसित नहीं किया जाता, ये भी नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो उसी व्यक्ति को पे करना पड़ता है जिस पर वो लगाया गया है। इज पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज लिवाइड, जिस पर लगाया गया है वही इसको पे करेगा। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। फिर होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को हम हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिसको कोई प्रोड्यूसर पर, मतलब कि कोई कंपनी है, कोई प्रोड्यूसर है या कोई फर्म है, उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट बनाने की कंपनी है या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की कंपनी है, गवर्नमेंट ने उन पर टैक्स लगा दिया। अब गवर्नमेंट ने उन पर टैक्स लगा दिया किस फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में, अप्रत्यक्ष कर के रूप में गवर्नमेंट ने उन पर टैक्स इम्पोज कर दिया। अब वो क्या करेंगे, अपने टैक्स को पब्लिक पर, कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, आपने देखा होगा, आप कोई भी मार्केट से कोई भी चिप्स का पैकेट खरीदते हो, बिस्किट का पैकेट खरीदते हो, चॉकलेट खरीदते हो, तो उस पर जो प्राइस लिखा होता है उस पर बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। मतलब कि उन्होंने अपने कॉस्टिंग में ही अपने टैक्स को ऐड कर दिया। उसने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स में प्रोड्यूसर ने क्या किया, अपने टैक्स कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन पर टैक्स लगाया जाता है वो अपने टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकता, वो उसी को ही पे करना पड़ता है और ये इनकम पर लगाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पर लगाया जाता है वही इसको पे करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। पेड बाय द पर्सन हु लिवाइड इट, जिस पर ये लगाया गया है। तो देखो एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स के, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये सभी क्या है, हमारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्स। तो देखो एबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को भुगतान करने की क्षमता। एबिलिटी टू पे मतलब कि भुगतान करने की क्षमता। इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत करों का, यानी कि टैक्सेस का कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता का सबसे अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ऑप्शन है एक्साइज टैक्स ऑन सिगरेट्स, यानी कि सिगरेट पर एक्साइज टैक्स लगा देना। हाईवे टोल टैक्स, जो हम कहीं जाते हैं बाहर हाईवे वगैरह पे तो जो हम टोल टैक्स देते हैं वो। प्रोपोर्शनल सेल्स टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स। तो देखो भाई हम क्या बात कर रहे हैं, एबिलिटी टू पे यानी कि भुगतान करने की क्षमता। तो भाई भुगतान करने की क्षमता किसकी होती है, तो देखो भाई अब क्या होता है, अब कोई पर्सन है, तो भाई देखो जैसे मैं आपको इनसे बताती हूँ, एक्साइज टैक्स ऑन सिगरेट। भाई देखो सभी पर्सन तो सिगरेट पीते नहीं, सिगरेट तो भी पीते हैं जो हैबिचुअल है या फिर जिनको उस चीज की लत लग चुकी है या फिर जो क्या है, तो जो उस चीज को एक फिनोमिना मानते हैं या फिर उनका एक लाइफस्टाइल मानते हैं। तो ये क्या है, एबिलिटी टू पे। तो भाई देखो अब क्या है, सिगरेट पे तो क्या लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो ये एबिलिटी टू पे के अंदर नहीं आएगा। हाईवे टोल टैक्स, तो भाई देखो हाईवे जो टोल टैक्स होते हैं वो सभी को देना पड़ता है। वो एक पर्टिकुलर एक टैक्स जो स्लैब होती है, टोल टैक्स के जो रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो व्हीकल टू व्हीकल डिपेंड करता है जो हाईवे पे टोल टैक्स लगता है कि आपके व्हीकल का साइज कैसा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। प्रोपोर्शनल सेल्स टैक्स, तो देखो सेल्स टैक्स क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर सेल्स पर प्रोपोर्शनल यानी कि कितने प्रोपोर्शन में सेल हुई है उस पर लगता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एबिलिटी टू पे पर्सनल इनकम टैक्स। तो देखो भाई अब किसी पर्सन की इनकम ज्यादा है, अब किसी पर्सन की इनकम ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो मतलब कि वो पर्सन की इनकम ज्यादा तभी तो वो टैक्स को पे करने के लायक है, तभी तो उस पर टैक्स लगाया गया है। इसीलिए बेस्ट एग्जांपल है एबिलिटी टू पे का पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि व्यक्तिगत आयकर। तो देखो इनकम टैक्स क्या होता है, आयकर क्या होता है, जो स्लैब रेट होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फिर उस पर कुछ सेस या और सरचार्ज। यहाँ पर क्या है, जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है वो क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, एबिलिटी टू पे का, एबिलिटी टू पे का यानी कि भुगतान करने की क्षमता का बेस्ट एग्जांपल है पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स आर देयर। यहाँ पर कितने टाइप की रिसिप्ट हमें होती है। देखो भाई हम रिसिप्ट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रिसिप्ट्स क्या होती है, जो हमें इनकम मिलती है, जहां से हमें पैसे की प्राप्ति होती है।
तो यहाँ पर क्या है, हम एग्रीगेट लेवल की बात कर रहे हैं, तो हमें दो तरीके की रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो यहाँ पर दो टाइप्स की रिसिप्ट होती है, दो टाइप्स की रिसिप्ट होती है। आंसर हमारा हो जाएगा 2। एक होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट को हम कहते हैं पूंजीगत, पूंजीगत क्या है, राजस्व या इनकम कहते हैं हम इसको, ठीक है। और ये होते हैं हमारी राजकोषीय, ठीक है, राजस्व मतलब कि इनकम, आगम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये आते हैं और इसमें ये आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज नोन एज। देखो भाई, गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स क्या है, गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है टैक्सेस, ड्यूटीज, फाइन्स, जो गवर्नमेंट पब्लिक पर लगाती है, गवर्नमेंट उससे क्या कलेक्ट करती है, अपनी इनकम जनरेट करती है। और गवर्नमेंट जो टैक्सेस के रूप में हमसे जो इनकम जनरेट कर, गवर्नमेंट अपने पास पैसा इकट्ठा करती है, उसको गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग में खर्च करते हैं। गवर्नमेंट कैसे स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, हाईवे बनाती है हमारे लिए, पब्लिक पार्क, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स, हाईवे, और भी क्या है स्कीम्स चलाती है पब्लिक के लिए। बहुत सारी गवर्नमेंट पब्लिक को क्या करती है, सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे कि वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करती है। तो क्या करती है, गवर्नमेंट की वेलफेयर के लिए काम करती है। क्वेश्चन ये है कि अमाउंट कलेक्ट होता है जो टैक्सेस के द्वारा, ठीक है, और ड्यूटीज के द्वारा, उसको हम किस रूप में जानते हैं, कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कर राजस्व प्राप्तियां, नॉन टैक्स रेवेन्यू गैर राजस्व प्राप्तियां, या ऑल ऑफ दिस, या फिर ये सभी। देखो भाई, जो टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को पैसा मिलता है उसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि उनको ये टैक्स से मिला ना, कहीं और से तो मिला नहीं, तो ये टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी, रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि ठीक है, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, रिसिप्ट से, ठीक है। टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। नॉन टैक्स क्या होता है, सेलिंग गुड्स, सर्विस, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ग्रांट रिसीव्ड। और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ये है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, सैलरी देती है, पेंशन देती है, सब्सिडी देती है, इंटरेस्ट पे करती है, ग्रांट्स देती है, ये गवर्नमेंट के खर्चे हो गए, और ये गवर्नमेंट की क्या हो गई, इनकम हो गई, आय हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में और ड्यूटी के रूप में पैसा इकट्ठा करती है, इनकम जनरेट करती है, उसको टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस एंड डिविडेंड्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट, ब्याज, फीस और डिविडेंड्स के रूप में जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, डिविडेंड होते हैं लाभांश, डिविडेंड होते हैं लाभांश, ठीक है। लाभांश क्या होते हैं, मतलब कि किसी चीज को सेल करने से, या मतलब कि कहीं से जो इनकम जनरेट हुई उसके बाद जो उनको एक डिविडेंड मिल जाता है, एक फायदा मिल जाता है, वो डिविडेंड होता है, ठीक है। तो इसको इसके रूप में जाना जाता है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, या और नन ऑफ दिस। तो देखो भाई, जब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट, फीस और डिविडेंड से जो पैसा मिलता है वो होता है हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो यहाँ पर क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब कि टैक्सेस से नहीं मिली, टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट के जो इनकम है उससे मिली है, तो ये क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट। इसमें क्या आते हैं, डिविडेंड और प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, फीस और गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ये क्या आ जाएगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा, नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू में इनमें से कौन सा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, डिविडेंड और एक्साइज। तो देखो भाई, नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी तो होंगे नहीं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। डिविडेंड्स क्या होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारे आते हैं, ये क्या है, एक तरीके की इनकम है गवर्नमेंट की। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, द प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक घाटा, ठीक है। द प्राइमरी डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन, जब सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा, मतलब कि गवर्नमेंट के बजट में जब उसका प्राइमरी जो प्राइमरी बजट का जो डेफिसिट है वो जीरो होगा, तब क्या होगा। तो देखो, उस स्थिति में क्या होगा कि जो सभी मेजर्स हैं गवर्नमेंट के, वो क्या हो गए, इनकम अर्नर्स हो गए। तो ये सभी मेजर्स क्या है, इनकम अर्नर्स हो गए। तो यह सीधे क्या एकत्र करता है, एक मिनट, तो यहाँ पर क्या है, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल क्या होता है हमारा, राजकोषीय जो घाटा है वो किसके इक्वल है, इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डायरेक्ट टैक्स
इज कॉल्ड डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हमारा प्रत्यक्ष कर। उसको डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, इट इज डायरेक्टली, किससे डायरेक्ट किया जाता है? इनकम अर्नर से। तो देखो ये गुड्स पर भी नहीं लगाया जाता, गुड्स और सर्विसेज पे क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। सेलर्स वगैरह पे भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। बायर्स और गुड्स पे क्या है? ऑलरेडी जो सामान हम खरीदते हैं उस पर टैक्स लग के आता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो इसके नहीं होंगे, ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो जो इनकम अर्नर्स होते हैं, यानी कि जो टैक्स हमारी इनकम पर लगता है, जो हमें डायरेक्टली पे करना पड़ता है, तो वही हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, यानी कि प्रत्यक्ष कर क्या है? A direct tax, as the name suggests, are taxes that are directly paid to the government by assessee। assessee क्या होता है? जिस पर लगाया गया है, पे करने वाला, पे करने वाला। ठीक है, जिस पर लगाया गया है वो डायरेक्ट किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे करता है, और इसको ट्रांसफर नहीं किया जाता। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ऑन टू एनी वन एल्स। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? प्रोड्यूसर क्या करता है? शिफ्ट कर देता है कॉस्टिंग में, उसको शामिल करके उसको शिफ्ट कर देता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स पर, लेकिन इसको शिफ्ट नहीं किया जाता। डायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी पर भी, ये हमें पे करना है तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन बाय बजट। यानी कि बजट द्वारा सरकार किन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है? मतलब कि देखो गवर्नमेंट क्या है, बजट पेश करती है, उसके द्वारा वो किन उद्देश्यों को, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, किसको प्राप्त करने का वो क्या करती है? प्रयास करती है, एक अपना अचीवमेंट हासिल करने की कोशिश करती है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है? टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई देखो कोई भी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि उसके देश में आर्थिक विकास हो, बैलेंस्ड हो, रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल क्या होता है? संतुलित क्षेत्रीय विकास, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है और जो ग्रामीण क्षेत्र है, यानी कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या है? बैलेंस्ड हो, सभी अच्छे से डेवलप करे। रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रल क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो कुछ हिस्सा स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम या वेल्थ के रूप में, जिससे क्या है? स्टेट अपना वेलफेयर कर सके। तो बजट में क्या होता है? इन तीनों को शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय और धन का पुनः वितरण, इसमें ये सभी शामिल किए जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। तो देखो क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के, यानी कि सरकारी जो बजट है, ठीक है, उसके क्या उद्देश्य है? रीएलोकेशन, रीएलोकेशन होता है पुनः आवंटन, किसका? रिसोर्सेज का, संसाधनों का पुनः आवंटन। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, रिड्यूसिंग होता है किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना, घटाना। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी होती है असमानता इनकम और वेल्थ में। देखो भाई इनइक्वालिटी कहाँ होती है? इनइक्वालिटी होती है नॉर्मली जेंडर्स में, यानी कि फीमेल्स और मेल्स के कंपैरेटिवली इनकम फीमेल्स की कम है और मेल्स की ज्यादा है, तो उसको इनइक्वालिटी को कम करना और फीमेल्स को ज्यादा चांसेस देना ग्रो होने के। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि आर्थिक स्थिरता लेके आना। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, यानी कि जो हमारे सार्वजनिक उद्यम है उसको मैनेज करना। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि। रिड्यूसिंग रीजनल डिसपैरिटीज, यानी कि जो यानी कि क्षेत्रीय असमानता है उसमें कमी लेके आना। ये सभी क्या है? गवर्नमेंट बजट के उद्देश्य है, तो इसमें हम सभी को शामिल कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, बजट रसीद, यानी कि विच इज द कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट के कंपोनेंट्स क्या है? रिसिप्ट, रिसिप्ट होती है हमारी रेवेन्यू, जहां से हमारा पैसा आ रहा है। तो भाई देखो हम बजट रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, बजट रिसिप्ट में हम दो चीजों को शामिल करते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। राजस्व, रेवेन्यू होता है राजस्व और कैपिटल होता है हमारा पूंजी। ठीक है, तो हम बजट में दोनों रिसिप्ट्स को शामिल करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को और कैपिटल रिसिप्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखो, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट के क्या कंपोनेंट्स है? रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ठीक है, ये रेवेन्यू के अंदर आएंगे, ठीक है, और ये कैपिटल के अंदर आएंगे। इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लेना। हमने पूरी क्लास अपनी ऐप पर की हुई है, पूरा डिटेल में एक एक चीज को पूरा क्लियरली कंसेप्ट करके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स रेवेन्यू, यानी कि जो टैक्सेस से जो रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट की, उसमें क्या इंक्लूड है? इंक्लूड लिखा हुआ है, मतलब कि क्या शामिल है? ठीक है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑल ऑफ दिस। तो देखो भाई सरकार के कर राजस्व में शामिल है, भाई कर लगा रखा। अब इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ
सिर्फ कर लिखा हुआ, इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, इनडायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ कर लिखा हुआ, तो इसमें हम दोनों को शामिल करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को भी और डायरेक्ट टैक्स को भी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो यहाँ पर क्या है, कर में कौन कौन सी शामिल है, इनकम टैक्स भी आता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, एक्साइज ड्यूटी भी होता है, ये तीनों क्या है, टैक्सेस के पार्ट है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है, मतलब कि क्लियरली लिखा हुआ है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर में हम क्या शामिल करते हैं, इनकम टैक्स आता है हमारा, गिफ्ट टैक्स आता है हमारा, और एक्साइज ड्यूटी हमारा इसमें नहीं आता, एक्साइज ड्यूटी हमारा दूसरे में आता है, इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स आ जाता है, कैपिटल गेन, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, रिक्विजिट और इंक्लूडिंग गिफ्ट टैक्स, हमारा गिफ्ट टैक्स भी इसमें आता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में आता है। और कस्टम ड्यूटी और ऑक्ट्रॉय गुड्स किस में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो इसका आंसर हमारा इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स का हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इफ पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू 40,000 करोड़ विच इज 20% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। क्वेश्चन क्या है, सरकार द्वारा उधार की गणना करे, मतलब कि सरकार ने कितना उधार लिया उसकी कैलकुलेशन करे, यदि ब्याज का भुगतान यानी कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट है 40,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, एस्टिमेट लगा रहे हैं, जो कि प्राथमिक घाटे का 20% है, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट का हमारा 20% है। तो देखो हम इंटरेस्ट पेमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20% है किसका, प्राइमरी डेफिसिट का, 100/20 कर लेंगे। ठीक है, तो 40,000 ये आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 40,000 तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट आ ही रहा है, क्योंकि 40,000 हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 लाख करोड़ रुपए क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट है। तो वी नो दैट प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि प्राथमिक घाटा कैसे निकालते हैं, जब हम राजकोषीय घाटे में से इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का जो अमाउंट है, ब्याज के भुगतान को लेस कर देंगे, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, हमारा प्राइमरी यानी कि प्राथमिक घाटा आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, फिजिकल डेफिसिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट ऐड कर देंगे, मतलब उसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाके प्लस कर देंगे। हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना आ गया, 2 लाख, प्राइमरी डेफिसिट हमें 40,000 दिया हुआ है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2,40,000 करोड़। तो बोरोविंग्स कितनी हो गई, यानी कि उधार कितना हो गया, फिजिकल डेफिसिट आ गया हमारा इतना, तो बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट हमारा ये आ जाएगा 2,40,000 करोड़ आंसर। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पब्लिक गुड्स। तो देखो भाई, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। जैसे कि पब्लिक पार्क गवर्नमेंट ने बनाया, उसकी क्या विशेषता है भाई, देखो कोई भी पार्क आपके घर के आसपास है, आपके घर के आसपास है, वो पब्लिक के लिए बनाया गया, आप वहां पर किसी को बैठने से, किसी को आने जाने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो गवर्नमेंट ने पब्लिक की वेलफेयर के लिए बनाया है। तो इसकी क्या उपयोगिता है, ये क्या है, कलेक्टिव कंजम्पशन, डिविजिबिलिटी, नॉन एक्सक्लूजन, राइवल कंजम्पशन। तो देखो भाई, सार्वजनिक वस्तु जो सभी के लिए है, जिस पर सभी का हक है, जिसको कोई हमें मना नहीं कर सकता यूज करने से, उसकी विशेषता क्या है, वो ऑप्शन बी 1 और 3। तो देखो 1 और 3 कलेक्टिव कंजम्पशन, मतलब कि सामूहिक उपभोग, मतलब कि सभी उस चीज का यूज कर सकते हैं। नॉन एक्सक्लूजन, नॉन एक्सक्लूजन क्या होता है, नॉन एक्सक्लूजन होता है मतलब कि हम उस चीज को यूज करने से किसी को मना नहीं कर सकते, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपका खुद के घर में आपने एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप अपनी मर्जी से किसी को वहां बैठने दो या ना बैठने दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो पब्लिक गुड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाती है, जैसे कि सरकारी अस्पताल हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, गवर्नमेंट पार्क हो गए, गवर्नमेंट रोड्स हो गए, तो वहां पर क्या है, सभी को इक्वल राइट्स है उसको यूज करने का। तो ये क्या होते हैं, नॉन राइवल होते हैं, और क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल इन पर लागू होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सभी के लिए क्या है, कलेक्टिव कंजम्पशन है, सभी इनका क्या है, इक्वली यूज कर सकते हैं, सामूहिक उपभोग कर सकते हैं, और कोई भी किसी को यूज करने से मना नहीं कर सकता, उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये पब्लिक गुड है, इस पर नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का और नॉन राइवल का जो कंसेप्ट है वो लागू होता है। ये भी हमने पूरा कंसेप्ट अपनी पब्लिक इकोनॉमिक्स की जो हमारी क्लास है टाइप्स ऑफ गुड्स में, जो हमारे गुड्स के टाइप्स होते हैं, पब्लिक गुड्स,
मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, क्लब गुड्स और हमारे प्राइवेट गुड्स, सभी को किया हुआ है पूरा डिटेल में क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर्मूला ऑफ नेट प्राइमरी डेफिसिट। नेट प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? देखो भाई, नेट निकालना है, शुद्ध निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम कैसे निकालेंगे इसको? फिस्कल डेफिसिट से, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। जब हम नेट फिस्कल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट पेमेंट लेस कर देते हैं, मतलब कि शुद्ध राजकोषीय घाटे में से शुद्ध ब्याज भुगतान लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? नेट प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द बजट, वो बजट विच प्रिपेयर टू टेक एन इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, मतलब कि तत्काल कार्रवाई करने के लिए जो बजट तत्काल कार्रवाई करने के लिए तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो भाई, हमने पूरी क्लास की हुई है बजट की अपनी क्लास में, ऐप पर जो हमारा बैच है उसमें पूरा किया हुआ है। तो हमने वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को बजट्स को पढ़ा। प्लान बजट, जीरो बेस्ड बजट, नॉन प्लान बजट, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, सभी टाइप्स के हमने बजट्स को पढ़ा। तो जो बजट इमीडिएट एक्शन यानी कि तत्काल कार्रवाई के लिए, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है, एक ही दम हमें वो तैयार करना पड़ गया, मतलब कि जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ गया, तो वो होता है हमने प्लानिंग नहीं की थी, वो बिना प्लानिंग के कुछ ऐसी डिजास्टर हो जाते हैं, कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है कि हमें वहां पर एक्शन लेना पड़ता है, तो वो बिना प्लान के हो जाता है, तो वो होता है नॉन प्लान बजट यानी कि गैर नियोजित बजट। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो नॉन प्लान रेफर्स टू ऑल सच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच आर नॉन प्लान, जो बिना प्लान के हो जाते हैं। इट इज इनकर्ड फाइनेंसिंग दोज प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट प्लान, जो प्लान नहीं थे, सेंट्रल प्लान नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर रिलीफ फॉर अर्थक्वेक, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई भूकंप आ गया, विक्टिम्स के लिए हमें कुछ करना है, यानी कि जो वहां पर प्रभावित हुए हैं लोग, उसके लिए गवर्नमेंट कोई प्लान बजट तैयार करेगी, वो क्या होगा? नॉन प्लान बजट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हेन ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस क्या होती है? हमारे लेन देन, लेन देन मतलब जो हम डे टू डे लाइफ में ट्रांजैक्शन करते हैं, रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस, जो हमारे ट्रांजैक्शन हम एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। द फंड्स विच डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है शामिल नहीं करना, नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, ठीक है। वॉमिट, दिस टाइप ऑफ बजट इज नोन एज, तो इस टाइप के बजट को हम क्या कहेंगे? तो भाई देखो, इस टाइप के बजट को हम कहेंगे कन्वेंशनल बजट। ये क्या होता है? कन्वेंशनल बजट और इंक्रीमेंटल बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर प्रीवियस ईयर फिगर, यानी कि जो हमारे पिछले साल के जो फिगर्स थे, पिछले साल के जो हमारे अमाउंट्स थे, उसके बेस पर ये तैयार किया जाता है। ये क्या मानता है, एज्यूम करता है, वट एवर वॉज हैपन, वट एवर हैज हैपन इन द प्रीवियस ईयर विल कंटिन्यू विद सम चेंजेस, वो इस बार भी कुछ चेंजेस के साथ होगा। तो यहाँ पर क्या है, इट डज नॉट टेक अकाउंट एनी चेंजेस इन द सिचुएशन, ये अकाउंट में किसी भी तरह की कोई चेंजेस को नहीं लेते। तो इसमें हम, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पारंपरिक बजट या फिर कन्वेंशनल बजट इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैनन्स ऑफ बजटिंग गिवन बाय। देखो भाई, हमने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ा, कैनन्स ऑफ बजटिंग पढ़ा, कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ा, ये सभी कंसेप्ट हमारे आते हैं। तो यहाँ पर पूछा हुआ कैनन्स ऑफ बजटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी सारे एग्जाम में। कैनन्स ऑफ बजटिंग किसने दिया था? ये जो हमारा कंसेप्ट है, बजट के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बजट का सिद्धांत दिया गया था, कैनन्स ऑफ बजटिंग दिया गया था हमारा हेरोल्ड डी स्मिथ द्वारा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, हेरोल्ड डी स्मिथ द्वारा, ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ पर हमारे आज की क्लास में हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज जो पब्लिक इकोनॉमिक्स की थी वो होती है कंप्लीट। हमने आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस को किया। तो भाई देखो, हम जो ये हमारी सीरीज है, हम और भी आगे क्लास लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भी देखो, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से अपना एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो भाई हमारी ऐप पर एस्टेट का जो बैचेज है वो क्या है, एस्टेट का जो बैच है ऑलरेडी चला हुआ है, और एस्टेट का जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है फॉर्म फिल करने का अभी थोड़े ही दिन में वो 10-15 दिन तक वो आ जाएगा। अभी फॉर्म फिल होने स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एग्जाम डेट जो हमारी है, एग्जाम डेट वो आ चुकी है 7 या 8 दिसंबर को, 7-8 दिसंबर को, यानी कि फर्स्ट वीक